क्लास 10th हिंदी की कक्षा में ग्रामर पोर्शन के अंतर्गत हम विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे। विराम चिन्ह दो शब्द हैं, विराम और चिन्ह। विराम का अर्थ है ठहरना या रुकना, और चिन्ह का मतलब है संकेत या निशान, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब रुकने के लिए, ठहरने के लिए वाक्य में या जब किसी भाषा में रुकने या ठहरने के लिए एक निश्चित संकेत या निशान का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। कुछ प्रकार आप जानते हैं और कुछ प्रकार आप नहीं जानते। विराम चिन्ह से क्वेश्चन लगभग 3 अंक का आता है। 1 अंक का ऑप्शनल में और 2 अंक का या तो परिवर्तन करने में आएगा, या किन्हीं 2 विराम चिन्हों को समझाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन्हीं 2 विराम चिन्हों को आप समझाइए, या कोई 2 विराम चिन्ह का नाम लिख देगा, उनको समझाइए। आप कुछ विराम चिन्हों को जानते हैं, उसके आगे कुछ विराम चिन्ह देख लेते हैं। निर्देशक चिन्ह। एक बड़ी लंबी लाइन जब किसी वाक्य के आगे लगी होती है, किसी शब्द के आगे लगी होती है, तो वो निर्देशक चिन्ह कहलाता है। इसके पहले आप देखे होंगे एक छोटी लाइन यदि हो तो यह योजक चिन्ह कहलाता था। योजक चिन्ह का प्रयोग किन्हीं 2 शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता था, और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हम किसी शब्द के स्पष्टीकरण हेतु करते हैं। ध्यान दे लीजिए कि किसी शब्द के स्पष्टीकरण के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द के स्पष्टीकरण स्पष्ट करने में आप भी देखते हैं किसी शब्द के स्पष्टीकरण में प्रयोग किया जाता है। आप देखे होंगे जैसे लिखा है कि संसार में विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं। जैसे के बाद एक आप चिन्ह लगाते हैं, वही निर्देशक चिन्ह होता है। इस संसार में विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, विभिन्न प्रकार के प्राणियों का स्पष्टीकरण देते हैं। जैसे फला फला फला, मतलब जैसे मनुष्य, जैसे पशु, जैसे पक्षी, जैसे पेड़ पौधे। इस प्रकार से जब आप चिन्ह का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर उदाहरण मिला। संसार में विभिन्न प्रकार के
प्राणी हैं। संसार में विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, है ना। यहाँ पर जो प्रयोग करेंगे, कामक प्रयोग करेंगे, इसे आप अल्प विराम के नाम से जानते हैं। थोड़ी देर को रुकना है, मतलब अर्ध विराम से भी कम समय के लिए रुकना है इस चिन्ह का प्रयोग करके। तो संसार में विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, और जब आप लिखते हैं जैसे के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये बड़ा डैश होता है। जैसे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किए, मनुष्य एक प्राणी है, पशु, और कभी कभी आप ऐसा लिख देते हैं पशु पक्षी। तो ये जो पशु पक्षी शब्द को जोड़ रहा पशु और पक्षी, तो ये योजक चिन्ह के अंतर्गत आता है। तो आप कभी भी कंफ्यूजन न पैदा करें, योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। फिर आप लिखते हैं पेड़ पौधे आदि, और इसके बाद आप फुल स्टॉप लगाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये पेड़ पौधे में जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया, इस पशु पक्षी में जो प्रयोग किया गया है वो योजक चिन्ह है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए, पशु और पक्षी, पेड़ और पौधे, या पेड़ अथवा पौधे, है ना। इसी प्रकार से इस शब्द की स्पष्टीकरण के लिए कि प्राणी हैं तो कौन कौन से, जैसे ये स्पष्टीकरण के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है वो जो चिन्ह है वो निर्देशक चिन्ह के अंतर्गत आएगा। इसके बाद संक्षेप चिन्ह आप लोग बहुत प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, आप समझ लीजिए। इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। यदि आप इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक नहीं करते हैं तो इसके गलत अर्थ भी हो सकते हैं। तो संक्षेप चिन्ह, इसको लाघव चिन्ह भी कहते हैं, है ना। संक्षेप चिन्ह को लाघव चिन्ह भी कहा जाएगा। संक्षेप चिन्ह जो होता है वो किसी भी शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर इस चिन्ह का जब प्रयोग किया जाता है तो ये संक्षेप सूचक चिन्ह होता है। जैसे आप देखते हैं तो ये चिन्ह प्रयोग कब किया जाएगा, संक्षेप चिन्ह किसी शब्द के प्रथम अक्षर को लिखने के बाद। लिखने के बाद संक्षेप की सूचना के लिए किसी अक्षर के प्रथम अक्षर को लिखने के बाद संक्षेप की सूचना के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप ध्यान दे लीजिए, लिखते हैं आप, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डॉक्टर है। हम पूरा डॉक्टर ना लिख के, जब हमको बहुत जल्दी आवश्यकता होती है कि हम जल्दी कुछ लिख लें तो हम ऐसा कर देते हैं कि डा के बाद ये जो चिन्ह है यही संक्षेप सूचक चिन्ह है। इसके अतिरिक्त भी आप कई प्रकार के, जैसे आप कभी कभी विद्यालय पूरा नहीं लिखना चाहते तो विद्या के बाद भी आप ऐसा कर देते हैं, इसका मतलब विद्यालय हो जाता है। हम क्यों कह रहे हैं कि इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए,
आपने मान लीजिए लिख दिया लेकिन आपने बीच में चिन्ह नहीं लगाया तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब है महारानी लक्ष्मीबाई, नाम पे चिन्ह आपको नहीं लगाना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान दे लीजिए, किसी भी नाम के बाद या नाम का प्रथम अक्षर, जैसे आपका नाम हो शुभम, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसा लिखे और ऐसा कर दें। इसका मतलब शुक्र भी हो सकता है, आप ध्यान दीजिए। इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते, नाम में आपको चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है। कुछ विशेष शब्द हैं, प्रचलन में हैं, उन पर आप कर सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं उदाहरण, उदाहरण के बाद आप कभी कभी उदाहरण पूरा नहीं लिखते, बस ऐसा लिख के काम चला लेते हैं, उदाहरण हो गया चलिए। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसके बाद विवरण चिन्ह है। आप लोग हमेशा गलती करते हैं इस चिन्ह को प्रयोग करने में। इस चिन्ह का आप प्रयोग करने में भीषण गलती कर देते हैं, बहुत ज्यादा गलती करते हैं आप। यह जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार का होता है। जब आप एप्लीकेशन में इस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, हम आपको मना करते हैं कि भाई इस चिन्ह का प्रयोग एप्लीकेशन में मत करिए। विषय लिखने के बाद आप इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग ऐसा कर देते हैं। हम कहते हैं ये गलत है, ऐसा मत करिए। क्यों? क्योंकि इस चिन्ह का जो प्रयोग है किसी का विवरण देने के लिए किया जाता है, किसी भी चीज का विवरण देने के लिए किया जाता है। विवरणात्मक चिन्ह कहा ही जाता है। तो किसी भी चीज मतलब हमारा संबंध विषय से है, किसी भी विषय को बताने के लिए, उसका विवरण देने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए किया जाता है। आप इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग हेडिंग लिखने के बाद कर सकते हैं और करते हैं और करना चाहिए। हेडिंग लिखने के बाद जैसे आप हेडिंग लिख रहे हैं, कोई मान लीजिए लिख रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, उसके बारे में आप बताने जा रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किस प्रकार की स्थिति हुई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को लिखने के बाद नीचे आप अंडरलाइन करते हैं और इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो सही होता है। जैसे और भी आप उदाहरण ले सकते हैं। राष्ट्र प्रेम, इसके बाद आप इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अब हम बताने जा रहे हैं कि राष्ट्र प्रेम क्या है। देश के प्रति जो भी आपका प्रेम है वही राष्ट्र प्रेम के अंतर्गत आता है। तो आप लिखिए, देश के प्रति प्रेम ही राष्ट्र प्रेम है। देश के प्रति प्रेम ही राष्ट्र प्रेम है। मतलब हम राष्ट्र प्रेम को क्या कर रहे हैं, विवरण दे रहे हैं, मतलब उसका बता रहे हैं, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। किसी भी चीज के हेडिंग देने के बाद इस चिन्ह का प्रयोग आपको करना चाहिए। विषय जब आप लिखते हैं तो आप विषय के बारे में नहीं बता रहे होते हैं कि विषय क्या है। एप्लीकेशन में जब आप सब्जेक्ट लिखते हैं उसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये गलत हो जाता है। कोष्ठक आप जानते ही हैं,
कोष्ठक आप अच्छे से जानते हैं, मैथ में इसका बहुत प्रयोग भी आप करते हैं और विभिन्न विभिन्न कोष्ठकों का मैथ में अलग अलग रूप से प्रयोग होता है, आप ये भी जानते हैं। ये सबसे छोटा कोष्ठक हो गया, ये कोष्ठक होता है, मझला कहते हैं इसको, बीच वाला, ना बड़ा ना छोटा, तो बीच वाले भाई को मझला भाई, इसी प्रकार से ये मझला कोष्ठक हो गया। और ये बुजुर्ग है, बड़ा कोष्ठक। 3 प्रकार के कोष्ठक को आप जानते हैं और इसको पढ़िए। इसी प्रकार के कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है मैथ में। एक और कोष्ठक इस प्रकार का होता है, उसको यहाँ नहीं पढ़ना है, जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो फिर पढ़ेंगे। तो 3 प्रकार के कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक, इसका 3 तरह से प्रयोग होता है। बात को स्पष्ट करने के लिए या जोड़ने के लिए नाटक आदि के अभिनय के निर्देश में भी इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा रहता है कि उसने कहा के बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा बेटा? इसमें उसने कहा के बाद क्या कहा स्पष्टीकरण के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। उसने कहा, क्या कहा? अब ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहाँ ध्यान दे लीजिए। उसने कहा, यदि उसके बात को हूबहू कह दिया जाए तो फिर यहाँ हमको इन्वर्टेड कामा, जिसे उदाहरण चिन्ह आप कहते हैं, उसका प्रयोग करेंगे। डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, उसने कहा कि मुझे विद्यालय नहीं जाना है। और इसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए, उसने कहा, और इसके पहले हम ये कर दें, तो यहां प्रयोग करते हैं, उसने कहा हाँफते हुए। आप इस प्रकार देखे होंगे नाटक वगैरह में, हाँफते हुए उसने कहा, तो हाँफते हुए को कोष्ठक में कर देते हैं, क्योंकि नाटक में अभिनय होता है और अभिनय को जब आप करते हैं तो उसके कला और कौशल को बताना होता है कि किस प्रकार से वो कह रहा है, हड़बड़ा के कह रहा है, हाँफते हुए कह रहा है, कहीं डर के कह रहा है या किसी को देख के कह रहा है। तो इस प्रकार शब्दों का प्रयोग नाटक के अंश में किया जाता है, क्योंकि वहां अभिनय होता है। इसके अलावा भी इस कोष्ठक का प्रयोग जो है वो किसी चीज को बताने के लिए किया जाता है। मान लीजिए आपके नहीं समझ में आ रहा है, आपके समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इस तरह लिख दें हम, राम अयोध्या के राजा थे। अरे तो क्या हर राम अयोध्या के राजा थे? तो यहां लिखें दशरथ पुत्र, ऐसा लिख देते हैं आप। इस राम का मतलब है दशरथ पुत्र राम, इस राम का मतलब है दशरथ पुत्र राम। और जब इस प्रकार की चीजों को लिखते हैं तो हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। तो राम अयोध्या के राजा थे। बहुत सारे राम हैं इस समय, तो राम अयोध्या के राजा थे। तो कौन से राम? दशरथ पुत्र राम। कौन से राम हैं? दशरथ पुत्र। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि पवन सुत वीर, पवन सुत क्या है? सबके पूज्य हैं या बहुत वीर हैं। तो पवन सुत मतलब कौन? पवन सुत का मतलब ये नहीं है कि पवन का कोई पुत्र हो, पवन किसी का नाम हो, उसका पुत्र माने पवन सुत वो सबके लिए पूज्य है या वो वीर है, ऐसा नहीं है। पवन सुत का मतलब यहाँ हमारा हनुमान जी से। तो पवन सुत के बाद जब आप कोष्ठक में लिखेंगे मतलब हनुमान। जैसे कहते हैं कि कोई वाक्य चल रहा होता है, वाक्य के बीच में आ जाता है कि मान लीजिए सर ने कहा कि
आपको कार्य करना चाहिए। तो इस आपको कार्य करना चाहिए कि मतलब छात्रों को कह रहे हैं कि आपको कार्य करना चाहिए। तो आपको के बाद छात्र शब्द का प्रयोग एक कोष्टक के अंतर्गत करते हैं, तो इसके लिए भी कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप समझ लीजिए। इसके बाद समानता सूचक शब्द जो होते हैं उसके लिए समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है एक दूसरे की से समानता को प्रकट करने के लिए। ये चिन्ह होता है इसका। आप इसका भी मैथ में प्रयोग करते हैं जब समान रूप से, तो इस चिन्ह का प्रयोग समानता को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग जो है वो समानता को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे हम कहें 100 का मतलब है ये, इसे आप सैकड़ा भी बोलते हैं। एक सैकड़ा का मतलब 100। आप ये विशेष ध्यान दीजिए, आप जब कहते हैं 100 दीजिए, 100 रुपए दीजिए, अरे तो कितने 100 रुपए दीजिए भाई, उसको बताइए। 100 रुपए दीजिए मतलब केवल 100 की एक नोट। 200 रुपए दीजिए, आप सीधे कहते हैं कभी कभी 100 रुपए दीजिए, अरे तो कितने 100, है ना। इस चीज का भी विशेष प्रयोग। 100 का मतलब 100, या कह सकते हैं कृष्ण का मतलब काला। तो जब हम आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ाए हैं या पिछली कक्षा में आप जब पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं तो हम आपको बता रहे थे कि पर्यायवाची शब्द के सामने इस चिन्ह का प्रयोग कीजिए। जैसे आप किसी शब्द का पर्यायवाची शब्द लिख रहे हैं, मान लीजिए किसी शब्द पानी का पर्यायवाची लिख रहे हैं आप, तो हमने कहा कि पानी का पर्यायवाची शब्द के लिए इस चिन्ह का प्रयोग कीजिए। पानी के बाद सीधे लिखिए जल, नीर, अंबु, तोय। इस प्रकार से आप जब प्रयोग करते हैं इस चिन्ह का, मतलब पानी के इक्वल, चाहे जल इधर कर दीजिए पानी उधर कर दीजिए, नीर इधर कर दीजिए पानी उधर कर दीजिए, अंब इधर कर दीजिए पानी उधर कर दीजिए, चाहे तो इधर। तो इस शब्द का आप इस जब चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो इस समानता का सूचक है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए आप इसे ध्यान दें, समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग समानता को प्रकट करने के लिए, बराबरी को प्रकट करने के लिए किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस प्रकार से जब भी आप लिखेंगे विशिष्ट में तो आप इसका ध्यान जरूर देंगे। जब नहीं लिखेंगे तो फिर काम नहीं चल पाएगा। एक और होता है हंस पद या त्रुटि पूरक। इसका प्रयोग आप बहुत करते हैं लेकिन आप गलत कर देते हैं। इसका प्रयोग भी बहुत सावधानी से करना चाहिए। इस चिन्ह का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ठीक है। त्रुटिपूरक या हंस पद चिन्ह का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि चीज मान लीजिए ऐसा लिखा है, राम जाता है
अब आपको लिखना था राम स्कूल जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं, हम बता रहे हैं आपकी गलती, आप लोग करते ऐसा है और लिखते यहाँ है स्कूल। ये गलत है, ऐसा प्रयोग आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इन दो शब्दों के बीच में इस चिन्ह को रखना है, मतलब ये शब्द यहाँ आ जाए, ऐसा फिट करना है। आप लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, मतलब इस शब्द को ऊपर ले जाइए। इस चिन्ह का प्रयोग इसी प्रकार से आप करेंगे, तब सफल हो पाएंगे आप। राम स्कूल जाता है, तो इस चिन्ह का प्रयोग ऐसे करिए, विशेष। ठीक है, तो वाक्य में किसी शब्द के छूट जाने पर इस चिन्ह का सहारा लेकर शब्द को हम वहां रखते हैं और वाक्य को पूर्ति के लिए तो आप लिख सकते हैं कि इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में किसी भी शब्द के छूट जाने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपकी पुस्तक में हो सकता है ना हो, विरोधात्मक चिन्ह है, ये विरोध प्रकट करता है, मतलब गलती को बताता है, या विरोध असमानता को सूचित करता है। आप समझ लीजिए, ये असमान चीजों को सूचित करता है। तो जब आप विलोम शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं कि बीच में इसका चिन्ह मत करिएगा, कभी ना इसका चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग करिएगा। मना किया है हमने आपको, इस चिन्ह का आप प्रयोग कर दिए मतलब गलत। तो आपको जब विलोम शब्द लिखें आप तो इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे तो इस शीर्षक में हमने विराम चिन्ह के अंतर्गत आज 5-6 विराम चिन्हों को देखा है, और इसके अंतर्गत भी आप जो कई सारे विराम चिन्ह आप जानते हैं उनका भी आप अध्ययन कर लेंगे। जहां भी आपको समस्या हो आप प्रैक्टिस करिए, आप पुस्तकों को पढ़िए, तो प्रत्येक विराम चिन्ह को अच्छे से ध्यान में दीजिए, ध्यान में रखिए कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना, कहाँ कैसे काम कार्य हमको करना है। जब भी आप पुस्तक को पढ़ें बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़िए, कहाँ किस चिन्ह के प्रयोग पर कितना रुकना है, कैसे किसका प्रयोग करना है, कहाँ प्रयोग करना चाहिए। आप किसी भी चीज को लिखें, चाहे वो कोई भी भाषा में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे हिंदी में हो, किसी भी लिपि में लिख रहे हो, आप चिन्हों का विशेष रूप से प्रयोग करिए। जब आप चिन्हों का विशेष रूप से प्रयोग करेंगे तो आपके अध्ययन शैली पर और अध्यापन शैली पर भी हमें आनंद आएगा। तो इसलिए आप विराम चिन्हों का बहुत ही अच्छे से प्रयोग करें।